हाय एवरीवन। कुछ लेक्चर्स पहले हमने मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था। आज के लेक्चर में हम एम्पियर्स लॉ को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। हम एक एप्लीकेशन भी कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो सेकेंड एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब यहाँ से ये है कि एक सिलेंड्रिकल वायर है, मानो कि कॉपर की बनी हुई है। ये वायर होलो भी हो सकती है और ये वायर सिलेंड्रिक सॉलिड भी हो सकती है। मैं फर्स्ट केस होलो का ले रही हूँ। देखो, जैसे ये एक वायर है सिलेंड्रिकल शेप में और अंदर से ये होलो है, मतलब ये जो बाउंड्री है ना, इसके क्रॉस करंट जा रहा है। और ये कैसे जा रहा है? देखो, अगर ये सोलेनॉइड होता तो मैं ये बोलती कि करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है, राउंड। और अभी मैं बोल रही हूँ ये करंट ऐसे जा रहा है, मतलब इस सरफेस से ऐसे पैरेलल होता हुआ ये करंट जा रहा है। तो अगर मैं ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से दिखाना चाहूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ ये करंट ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है। हम देखेंगे कि इस करंट की वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी और बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ये बिल्कुल वैसे है जैसे हम सॉलिड स्फीयर पढ़ते थे गॉस थ्योरम में। हम पढ़ते थे कि एक स्फेरिकल शेल की वजह से अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, पर अगर हमें बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बाहर एक पॉइंट पे निकालनी है, तो हम कंसीडर करते थे सारा का सारा मास स्फीयर का सेंटर पर, और फिर हम पॉइंट चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वही सेम फॉर्मूला उस पर भी लगाते थे। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि एक वायर है, ये वायर है, ठीक है, ये कॉपर की बनी हुई वायर है। इसके हमेशा जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। ये रिजल्ट हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ध्यान रखना, ये वैलिड है अगर सिलेंडर सॉलिड है या होलो है, कैसा भी है, ये रिजल्ट हमेशा वैलिड रहेगा कि वायर के बाहर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इतनी ही रहेगी। और ध्यान रखना यहाँ पर r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम दी एक्सिस। क्लियर है? अब सुनो, यहाँ पर ना मैं बोलती हूँ कि करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये एक होलो केस नंबर 1 है, मतलब मैं केस नंबर 1 की बात कर रही हूँ। दिस इज केस नंबर 1। ये एक होलो वायर है जिसमें करंट सिर्फ सरफेस पे जा रहा है, तो इसकी वजह से मुझे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले तो मैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वही ड्रॉ कर रही हूँ। ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है। ये मैं इसमें ना थिकनेस ज़्यादा दिखा रही हूँ, एक्चुअल में थिकनेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बहुत नेग्लिजिबल है, बट मैं अभी थिकनेस ऐसे शो कर रही हूँ कि ये थोड़ा सी थिक वायर है, ठीक है। आपको पता है कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर करंट मैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ठीक है। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इनसाइड दी वायर और आउटसाइड दी वायर, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज हम एम्पेयर लॉ में क्या करते थे, एम्पीरियन लूप ड्रॉ करते थे। तो सबसे पहले एम्पीरियन लूप ड्रॉ करते हैं। अच्छा, हम कैसे ड्रॉ करें, क्योंकि हमें शेप जाननी बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सी शेप की लूप यहाँ पर ड्रॉ करें। तो उसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया होना चाहिए। हमें पता है कि एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सर्कुलर होती है, तो हम इसमें सर्कुलर ही लूप बनाएंगे, ठीक है। तो अंदर जो लूप हमने बनाया ये सर्कुलर लूप है, और ये एम्पीरियन लूप है। तो फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ एम्पीरियन लूप। मैं यहाँ पर एक केस में यहाँ पर लिख देती हूँ, ड्रॉ एम्पीरियन लूप। फिर उसके बाद आप अप्लाई करो, अप्लाई एम्पियर्स लॉ। आपको पता है अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ आई नेट। यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वायर में जितना भी करंट जा रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। आप ये नहीं बोलोगे कि इस लूप के अंदर कोई करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई।
ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जितनी भी होती है वो किसकी वजह से आती है, इस वायर की वजह से, करंट की वजह से, ठीक है। अब देखो होगा क्या यहाँ पर, इस केस में तो स्पेशली मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो की इक्वल होगी। कैसे, देखो आपको पता है कि ये आई नेट क्या होता है, आई नेट होता है कि करंट इंक्लोज्ड इन द लूप, और इस लूप में आप देखोगे करंट तो है ही नहीं, करंट तो बाहर है, सिर्फ और सिर्फ बाहर करंट है, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर नेट करंट जीरो की इक्वल है। तो ये जो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आई है ये भी किसकी इक्वल होगी, जीरो के इक्वल। तो यहाँ पर मान लो कि जो लूप था, इस लूप की सेंस ऑफ रोटेशन हमने ली थी क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट ऐसे अंदर की तरफ जा रहा था, तो हमने जो सेंस ऑफ रोटेशन लिया था वो क्लॉकवाइज लिया था ऐसे। तो ये जो इसका रेडियस था लूप का वो है स्मॉल आर। तो अब इसको ओपन करते हैं तो ये आएगा b 2 पाई r इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से ये बोलूँगी कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी वायर इज 0। एक होलो सिलेंड्रिकल वायर के अंदर वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड 0 है, पर बाहर वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है। आप एम्पियर्स लॉ लगाकर वो कैलकुलेट कर सकते हो अपने आप ही। वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। नाउ केस 2 पर जंप करते हैं। दिस इज केस नंबर 2, और अब हम होलो वायर ना लेकर एक सॉलिड वायर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड inside a solid wire। अब देखो यही सेम वायर अब सॉलिड है। सॉलिड का मतलब कि अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में मैं करंट कैसे दिखाऊंगी, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। पहले मैं करंट सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे दिखा रही थी, अब मैं ये बोल रही हूँ कि करंट सरफेस पे नहीं, करंट पूरा अंदर से जा रहा है, ऐसे अंदर से जा रहा है सारा करंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ करंट को हमेशा कैसे, ये डायरेक्शन में करंट की बना रही हूँ। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे। सबसे पहले एम्पीरियन लूप ड्रॉ करते हैं। यहाँ मैं एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर रही हूँ, और उस एम्पीरियन लूप का जो रेडियस है वो रेडियस मैं रख रही हूँ स्मॉल आर। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ एम्पीरियन लूप। अब पूरी क्रॉस सेक्शन से जो करंट जा रहा है वो जा रहा है आई। तो आपको पता है लास्ट क्लासेस में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने करंट डेंसिटी पढ़ा है। करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया। तो इस पूरे जो क्रॉस सेक्शन है उसका रेडियस कैपिटल आर था, ठीक है, पूरे क्रॉस सेक्शन का रेडियस कैपिटल आर था। तो करंट पर यूनिट एरिया ऐसे हो जाएगा, करंट पर यूनिट एरिया, दिस इज करंट डेंसिटी। मतलब यूनिट एरिया में कितना करंट है इतना। क्लियर है ये चीज। अब मुझे कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो अप्लाई करते हैं, अप्लाई एम्पियर्स लॉ देखो भले ही ये जो लूप है ये स्मॉल लूप है, आप ये नहीं बोलोगे कि हमें सिर्फ ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लेनी है। यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो पूरे करंट की वजह से आएगी, सिर्फ इतने लूप तक के करंट की वजह से नहीं आएगी। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी थी कि ये मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में आएगी और सब पूरे करंट की वजह से आएगी। जहां आपने एम्पीरियन लूप लिया है सिर्फ उस करंट की वजह से नहीं आएगी। क्लियर है ये चीज। तो अब यहाँ पर हमें पता है कि इधर सेंस ऑफ रोटेशन डिसाइड करेंगे। करंट अंदर की तरफ है तो मैं जानबूझकर सेंस ऑफ रोटेशन है वो क्लॉकवाइज लूंगी।
अब ये क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये है और dl की वैल्यू भी, dl की डायरेक्शन भी ये है। टेंजेंट होती है हमेशा, तो dl की डायरेक्शन भी टेंजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी टेंजेंट है। तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि b और dl में एंगल 0 है, तो इट इज b 2 पाई r, स्मॉल स्मॉल लेंथ को मिला के हो गया 2 पाई r। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा म्यू नॉट। अब आई नेट, यहाँ पर करंट जो है वो हम लूप वाला लेते थे। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भले ही पूरे रीजन में आएगी, मतलब कि पूरे करंट की वजह से आएगी, पर जो हम यहाँ पे आई नेट लिखते थे वो सिर्फ लूप के अंदर वाला करंट ही हम कंसीडर करेंगे। तो पूरे जो क्रॉस सेक्शन है उसके अंदर करंट है कैपिटल आई, यूनिट एरिया में करंट है आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर। तो मुझे आप यूनिटरी मेथड लगाइए तो आपको क्या पता लगेगा कि करंट इस एरिया से कितना है, आई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां पर जो करंट आएगा वो आएगा आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। अब यहां पर आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ना जे की टर्म में भी आंसर निकाल सकती थी। अगर आप चाहो जे की टर्म में निकाल सकते हो बहुत इजीली। ऐसा करते हैं जे की टर्म में ही निकालते हैं। करंट पर यूनिट एरिया इतना है, तो इतने एरिया से करंट कितना होगा, जे पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब स्मॉल आर से ये स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड, ये पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी म्यू नॉट जे अपॉन में 2। म्यू नॉट जे अपॉन में 2 विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ये चीज, अभी तक कोई डाउट? यहां पर आर बी आएगा, तो आर बी लगा लेना है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर, ये इनसाइड पॉइंट है। आउटसाइड के लिए वायर होलो हो या सॉलिड हो, रिजल्ट एक ही है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। अगर होलो है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी 0 और बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट जे आर अपॉन में जे आर अपॉन में 2। आर इज स्मॉल आर, मतलब जितने रेडियस का आपने एम्पियर्स लूप लिया है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट एप्लीकेशन जो कवर कर रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। ये आई थिंक थर्ड एप्लीकेशन हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। देखो जो टोरॉइड है वो सोलेनॉइड से ही हम कह सकते हैं मिलकर बना है। जैसे सोलेनॉइड सिर्फ एक सिलेंडर होता है ना, जैसे ये सिलेंडर है और हम बोलते हैं इसके ऊपर वायर्स हमने बाइंड कर दी, तो हम बोलेंगे कि ये सोलेनॉइड बन गया, करंट दे दिया तो सोलेनॉइड बन गया। अब इसी को हम ऐसे सर्कुलर शेप में, अभी ये तो नहीं हो सकता है बट हम इसको एक सर्कुलर शेप में कर लेंगे। जैसे देखो ये होगा क्या, ऐसे कुछ, वैसे ये सिलेबस से कट चुका है पर फिर भी हम एम्पियर्स लूप को समझने के, एम्पियर्स लॉ को समझने के लिए कर सकते हैं। ये ऐसे सोलेनॉइड था, मतलब ये वायर थी सिलेंड्रिकल, जिसको आपने ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब जैसे आप सोलेनॉइड में वायर्स को ऊपर बाइंड करते हो, वैसे ही सिमिलरली आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर आप क्या करोगे, ये ऐसे इधर से करंट दोगे वायर को, ठीक है, और ये वायर पीछे से ऐसे जाएगी और फिर ऐसे वापस आ जाएगी, फिर ये अंदर जाएगी और फिर ये ऐसे आ जाएगी, फिर ये अंदर जाएगी ऐसे। अब मुझे इस
टॉरॉइड में क्योंकि मैंने करंट दिया है, अब ये करंट ऐसे बाहर भी आएगा, ठीक है, ये करंट ऐसे अंदर जा रहा था और फिर ये बाहर भी आ रहा है, ये करंट आई है और ये करंट वापस भी आई ही आ रहा है। मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है टोरॉइड के इधर अंदर वाले पार्ट में, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, ये ऐसे, और इसके टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करनी है। क्लियर है ये चीज़? तो सबसे पहले तो आपको पता है, मैं थोड़ा जल्दी यहाँ पर जाऊँगी। अगर मैं यहाँ पर एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करती हूँ अंदर की तरफ, मैं ऐसे यहाँ पर आपको करके दिखा देती हूँ, ये अंदर की तरफ अगर मैं एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करती हूँ और फिर उसके बाद मैं एम्पियर्स लॉ लगाती हूँ, तो इस लूप के अंदर कोई करंट ही नहीं होगा। जब लूप के अंदर कोई करंट ही नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगी, ठीक है। तो अंदर हमेशा इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड रहेगी जीरो। दिस इज रीजन नंबर 1। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रीजन 1। अगर आप एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो नेट करंट तो जीरो ही है, तो फिर इधर मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाएगी जीरो। सिमिलरली रीजन 2 में जब आप जाओगे तो अब आपको फिर से एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो ये जो टोरॉइड है, हो सकता है ये थिक हो सकता है ये थिन हो। अगर थिक है तो हम एवरेज रेडियस लेते हैं, मतलब ये अंदर का रेडियस इनर रेडियस बोलेंगे और बाहर वाले सरफेस का रेडियस आउटर रेडियस होगा, और दोनों को जो एवरेज होगा वो होगा RA + RB/2। अभी उसमें नहीं जाते, हम ये मान के चलते कि मैं थिन टोरॉइड की बात कर रही हूँ। तो ध्यान रखना, सबसे पहला काम जो मुझे एम्पियर्स लूप ड्रॉ करना है वो करते हैं। यहाँ पर मैं रेड कलर से एम्पियर्स लूप ड्रॉ कर रही हूँ और इस एम्पियर्स लूप का रेडियस है स्मॉल r। मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, बट आप समझकर चलना, ठीक है। तो अब यहाँ पर रीजन 2 में मैं लगाती हूँ दोबारा से एम्पियर्स लॉ। दिस इज रीजन नंबर 2। दोबारा से एम्पियर्स लॉ लगाऊंगी तो यहाँ आ जाएगा B डॉट DL इज इक्वल टू μ0 I नेट। यहाँ पर B तो हमें पता है कितना होगा। अब सुनो, यहाँ पर अगेन मैं मैग्नेटिक फील्ड और DL, मतलब सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे ही लूंगी कि मैग्नेटिक फील्ड और DL के बीच में एंगल क्या है, जीरो। तो यहाँ पर ये एंगल जीरो, मैग्नेटिक फील्ड देखो करंट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे की तरफ, मैं यहाँ पे करंट बना देती हूँ ऐसे। करंट अगर ऐसे की तरफ आ रहा है या फिर उल्टा बना देती हूँ, करंट ऐसे की तरफ इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी जहां, उसी डायरेक्शन में मैं सेंस ऑफ रोटेशन लूंगी, मतलब मैं क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन ले रही हूँ ताकि दोनों के बीच में एंगल क्या है, जीरो। तो बी सभी डॉट DL को मिलाकर यहाँ पर हो जाएगा 2πr। अब आपका चैलेंज है कि आपको μ0 I नेट, मतलब नेट करंट कैलकुलेट करना है। तो देखो आप नेट करंट यहाँ पर कैलकुलेट कैसे करोगे। यहाँ पर देखो करंट, देखो लूप सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है। इस लूप के इस पार्ट में करंट है, इधर देखो इस पार्ट में करंट है, पर आउटर पार्ट में करंट है, बट वो हमारे लूप का पार्ट नहीं है। लूप का पार्ट सिर्फ ये है। तो मैं ये बोल सकती हूं कि ये देखो यहां से ऐसे करंट जाएगा, ऐसे करंट कितना गया, एक करंट गया I, फिर नेक्स्ट करंट इस लूप में कितना आएगा I, फिर I। तो मान लो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थे कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स थे, तो टोटल करंट कितना आ जाएगा NI। ध्यान रखना इधर से करंट निकल रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ, इधर से करंट निकल रहा है और इधर में अंदर जा रहा है, ये ऐसे अंदर जा रहा है। और जो आपने एम्पियर्स लूप ड्रॉ किया है ना, उसके अंदर सिर्फ अंदर जाने वाला करंट काउंट हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज तो नेट करंट जीरो आ जाता। हमें सिर्फ ये वाला करंट देखता है क्योंकि एम्पियर्स लूप में सिर्फ इतना करंट आ रहा है। अब ये करंट है I, ये करंट भी I, तो टोटल करंट कितना आ जाएगा कैपिटल N इंटू I। तो यहां पर मैं लिख रही हूं I करंट आपने दिया था, तो ये एक लूप से
एसोसिएटेड करंट था स्मॉल आई, तो n नंबर ऑफ टर्न से कितना हो जाएगा, n i। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं हो, क्लियर है ये चीज। तो यहां पर ये आ गई वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं यहां पर एक रीजन 3 ले लूं, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अभी रीजन 3 लेते हैं, क्योंकि मुझे नेट करंट बताना है, तो पहले मैं यहां आती हूं। अगेन यहां पर बी डॉट डी एल लगाएंगे। अब आप दोबारा से एम्पियर्स लूप ड्रॉ कर सकते हो। अब आपको इस मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, बट आप ध्यान रखना आप इस रीजन में दोबारा से एम्पियर्स लूप ड्रॉ करो। अब देखो नेट करंट, जब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो उसमें आपने नेट करंट लेना है। नेट करंट 0 होगा, क्यों? क्योंकि जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट आ रहा है, जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट आ रहा है, तो नेट करंट क्या हो जाएगा, 0। तो थर्ड रीजन में, ये जो थर्ड रीजन मैंने बोला है, थर्ड रीजन और ये सेकंड रीजन, थर्ड रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0। आई नेट 0 है, तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी 0। आई होप अभी तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट यहां पर हम जो ये वाला कर रहे थे, इधर म्यू नॉट एन आई, इधर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप सीधा लिखो म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 पाई आर, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 पाई आर, वेयर दिस बी इज मैग्नेटिक फील्ड, आई इज करंट जो आपने दिया है, आर रेडियस है एम्पियर्स लूप का, मतलब आप कहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो उसका डिस्टेंस सेंटर से, ठीक है। ध्यान रखना यहां पर म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है और आर की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी इनसाइड दी थिन टोरॉइड। थिक में ऐसा नहीं होगा, थिक में वैल्यू कहीं पर ज्यादा होगी कहीं पर कम होगी, बट अभी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इज कांस्टेंट इन थिन टोरॉइड, मतलब थिन टोरॉइड में ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्लॉकवाइज जाएगी। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है सोलेनॉइड की, जिसे हम आने वाले चैप्टर्स में भी यूज करेंगे। ठीक है। एप्लीकेशन नंबर 4, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। देखो सोलेनॉइड, जैसे सोलेनॉइड ना कैपेसिटर की तरह है। अगर सोलेनॉइड में करंट जा रहा है, आपको पता है कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करने के काम आता है। वो जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है। सिमिलरली अगर एक सोलेनॉइड है, मतलब एक सिलेंडर है, ये ऐसे एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में आपने टर्न्स ऐसे किए हैं, मानो कि ऐसे जा रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे अंदर से पहले बाहर फिर अंदर, बाहर फिर अंदर, और इधर से आपने करंट दे दिया हुआ है। ठीक है, आपने इधर करंट दे दिया हुआ है, तो होगा क्या, ये एक ना जैसे कैपेसिटर होता है, एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, ये भी सोलेनॉइड अगर इसमें करंट है तो ये भी एनर्जी स्टोर करेगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक है। अब देखो ये ना बिल्कुल वैसे है जैसे एक इनर्शिया होता है ना, जैसे मानो कि स्मॉल m है, ये स्मॉल m है और ये कैपिटल M है, इसका इनर्शिया ज्यादा होगा।
मतलब इसको अगर आप वेलोसिटी देना चाहोगे तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सिमिलरली अगर इसके पास वेलोसिटी आ गई है तो इसको रोकना भी मुश्किल होगा। तो जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा उतना कम, उतना स्लो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उतनी ही वेलोसिटी स्लो चेंज होगी। जितना ज़्यादा मास, जितना ज़्यादा इनर्शिया, उतना स्लो चेंज इन वेलोसिटी होगा। क्लियर है ये चीज़? सिमिलरली यहाँ पर आप देखोगे कि करंट जितना ज़्यादा होगा, देखो ये जो मैग्नेटिक, ये जो सोलेनॉइड है, ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर कर रहा है अपने अंदर, पर ये करंट को अपोज कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इनर्शिया है वो वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, ये भी चेंज इन करंट को अपोज करेगा। जितना ज़्यादा करंट होगा, ये मतलब जितनी जल्दी ऐसे करंट बढ़ेगा, ये उसको बढ़ने नहीं देगा, ठीक है, उसको स्लो करने की कोशिश करेगा। जैसे इनर्शिया है वैसे ही ये प्रॉपर्टी है सोलेनॉइड की कि ये चेंज इन करंट को अपोज करता है। अगर एकदम से करंट को चेंज करना चाहोगे तो ये नहीं करने देगा। ये दो प्रॉपर्टीज आपको सोलेनॉइड की ध्यान रखनी है। आगे वाले चैप्टर्स इसी पर बेस्ड हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे फिर से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट थिंग इज मैं यहाँ पे एम्पियर्स लूप ड्रॉ करती हूँ। एम्पियर्स लूप जब मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ तो मैं ये इस बार स्क्वायर शेप का एम्पियर्स लूप ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा बड़ा सोलेनॉइड बनाना। यहाँ पर इसकी लेंथ है a, इसकी लेंथ भी बच्चों a है, इसकी भी a है और इसकी भी a है। इसमें तो ये स्क्वायर लग नहीं रहा है, चलो रेक्टेंगल भी लेना चाहते हो बट ध्यान रखना ऐसे ही हम करेंगे इसको, ठीक है। ले सकते हो आप अपनी मर्जी से। यहाँ पर मैं इसकी ओरिएंटेशन जानबूझकर, करंट देखो कैसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा है, मतलब इसको मैं इधर ऐसे भी ड्रॉ करना चाहूँ ना, बड़ी आसानी से कर सकती हूँ। मतलब मैंने ये वाला पार्ट इसका ड्रॉ कर दिया है। करंट अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ अंदर जा रहा है और आप देख रहे हो इधर से बाहर निकल रहा है और ऊपर से अंदर जा रहा है। तो इधर मैं बोलूँगी कि ये बाहर निकल रहा है, इधर से करंट। मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इसकी कैलकुलेट करनी है तो एम्पियर्स लॉ लगाते हैं। अब यहाँ पर जब आप एम्पियर्स लॉ लगाओगे, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट, ठीक है। यहाँ पर बी डॉट डी एल जो है, बी डॉट बी डी एल, यहाँ पर मैंने क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल निकाला है। अब मुझे यहाँ पे ना इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे लूप का ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगी फर्स्ट फर्स्ट प्लस फर्स्ट। मैं दोबारा से क्लोज लाइन इंटीग्रल लगा रही हूँ, नहीं लगाना है ये। यहाँ पर हो जाएगा प्लस सेकेंड ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ। और ये किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट ऑफ आई नेट, मतलब लूप के अंदर कितना करंट है। अब अगर आप फर्स्ट को देखोगे, यहाँ पर आपको पहले इसको हटा देना, ठीक है। अगर आप फर्स्ट केस देखो, मतलब कि ये लूप का ये वाला पार्ट देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें कहाँ की तरफ है, ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, ओके। तो आई थिंक मुझे इसको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा आई, ठीक है। तो मेरी मर्जी है ना, देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है तो मैं करंट भी ऐसे ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है और डीएल की डायरेक्शन भी मैं जानबूझ के इधर की तरफ ही ले रही हूँ, सेंस ऑफ रोटेशन वही चूज किया, ठीक है। आपकी मर्जी, आप जैसे भी करो। बी डॉट डी एल, जिस साइड मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में मैंने सेंस ऑफ रोटेशन लिया है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0। तो क्योंकि इनके बीच में एंगल 0 होगा तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ बी डॉट, आप इसको खुद सोचो, ये होगा बी डॉट, ये हो जाएगा डी एल, बी डी एल हो जाएगा। ये डी एल तो पूरा लेंथ है और ये लेंथ कितनी है, ए, तो मैं इसको सीधा लिख रही हूँ बी ए।
इसको मैं लिख रही हूँ सीधा बी ए, ठीक है। अब यहाँ पर ना आप अपने लिए नोट कर लेना कि यहाँ पर क्यों ऐसा आया, क्योंकि एंगल क्या था, 0। इधर थीटा 0 था, क्लियर है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पे इधर जो है इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे मैं मान रही हूँ इधर की तरफ है, और कर डीएल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये तो परपेंडिकुलर ही हो गए, तो इसकी वजह से जो ये जो पार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 0। सिमिलरली ये भी 0 और वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि दो साइड तो सीधा एंगल ही थीटा हो गया, ठीक है, 90 डिग्री। और यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, क्योंकि हमने ऐसा किस में होता है, आप मुझे बताओगे, शॉर्ट सोलेनॉइड में या लॉन्ग सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड बाहर 0 होती है, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है ही 0, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 0। हमें इनसाइड ही कैलकुलेट करनी है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई नेट। अब क्वेश्चन आता है कि नेट करंट हम कैसे डिसाइड करें। तो नेट करंट डिसाइड करने के लिए ध्यान रखना, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल N, और एक टर्न का रेडियस है स्मॉल r। ये कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसमें L लेंथ में, ठीक है। कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल L लेंथ में, यहाँ यूनिटरी मेथड से मैं सीधा लिख सकती हूँ कि L लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल N, तो यूनिट लेंथ में कितने होंगे N/L, और इसको हम नई क्वांटिटी बोल देते हैं जिसको हम बोलते हैं नंबर डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N/L, नंबर ऑफ टर्न्स। अब एक टर्न से करंट कितना है I, एक टर्न से करंट है I, खुद सोचो ना, अगर एक टर्न से करंट है I और मुझे इस लूप के लिए निकालना है यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न है, स्मॉल n। मैं यहां पर लिख देती हूं, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ n है, और अगर एक टर्न में करंट I है तो यूनिट लेंथ में कितना करंट होगा, करंट इन यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न है, एक टर्न में करंट I है, तो ये हो जाएगा Ni, और मैं यहां लिख देती हूँ करंट इन वन लूप टर्न, एक टर्न में करंट इतना है। अब इस लूप में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आते हैं, एक टर्न में करंट होगा यूनिट स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स में करंट होगा Ni, और n है यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो इस स्मॉल l लेंथ, ये a लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो हमें अभी नहीं पता है। अगर l लेंथ में, यूनिट लेंथ में n/l है, तो a में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, n इंटू a। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन एम्पीरियन लूप ये हो जाएगा Na। तो I नेट मतलब नेट करंट कितना हो जाएगा, Nia। आप इस वैल्यू को वहां पर पुट कर दीजिए, तो जब आप इस वैल्यू को वहां पर पुट करोगे BA इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट Nia। ए से ए कैंसिल हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट Ni। ये आएगी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सोलेनॉइड। और ध्यान रखना, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे लोगे, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लोगे, करंट ऐसे की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। क्लियर है ये चीज। सिमिलरली अगर करंट इधर ऐसे आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर राइट की तरफ होगी। आई होप
आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है इनसाइड दी सोलेनॉइड। अब लॉन्ग सोलेनॉइड, शॉर्ट सोलेनॉइड की बात हम बाद में करेंगे। आज के लिए इतना लेक्चर ठीक है। एम्पियर्स लॉ हमारा खत्म हो चुका है। जो गैल्वेनोमीटर इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में ही कवर करूँगी। इस चैप्टर में बेसिकली यही कुछ टॉपिक्स थे। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर आंसर मिल जाए आपको। थैंक यू।